हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है राहु के कारण कौन कौन सी बीमारियां और रोग का शिकार आपका शरीर हो सकता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन ग्रहों से कौन कौन सी रोग और बीमारियां आपके शरीर को हो सकती हैं उसके बारे में बताया था। ये एक्चुअली मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को जस्ट टच कर रहा हूँ, उसके बेसिक और फंडामेंटल्स को बता रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की डिटेल में दोस्तों मैं तब जाऊंगा जब मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सभी बेसिक चैप्टर्स को जब फिनिश कर दूंगा, सभी बेसिक एपिसोड्स को जब फिनिश कर दूंगा, तब मैं उसकी डिटेल में चर्चा करूंगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को एक ब्रांच की तरह डिटेल में उसकी चर्चा करूंगा ताकि आप इतने सक्षम हो सकें कि आप जिसकी भी कुंडली देखें आप ये अनुमान लगाने में सक्षम हो सकें कि हाँ, इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी, कौन सा रोग हो सकता है और उम्र के किस पड़ाव पे हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एडवांस सेक्शंस को टच करूं, उसको स्टार्ट करूं, आप लोगों को मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बेसिक और फंडामेंटल्स बता रहा हूं। आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिए और हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि एस्ट्रोलॉजी की जब टोटल बेसिक एपिसोड जब खत्म हो जाए और जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को एज ए ब्रांच, एज ए एक स्ट्रीम उसको डिटेल में जब पढ़ाऊँ तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के अपने इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं कि राहु से होने वाली कौन कौन से रोग और बीमारियाँ होती है। तो देखिए दोस्तों, राहु और केतु को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छाया ग्रह माना गया है। ठीक है, राहु और केतु जो होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको छाया ग्रह माना गया है और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। राहु का, केतु के बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ राहु की ही चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। तो राहु को माना जाता है एक छाया ग्रह, और छाया ग्रह माना जाता है किसकी? तो शनि की। तो राहु जो है वो शनि का छाया ग्रह है और इनका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है इनका। ये क्या होते हैं एक्चुअली, आकाश में एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको आप ज्योमेट्रिकल इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, वो है। और लेकिन जो भी ग्रह इनके समक्ष, इनके सामने से गुजरते हैं, वो बिना इनसे प्रभावित हुए रह नहीं सकते। ठीक है, इवन ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य, जिनमें ये क्षमता है कि वो सभी के सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं अगर उनके करीब हो तो, लेकिन सूर्य भी जब राहु के संपर्क में आते हैं तो उन पे भी ग्रहण लग जाता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वो सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं अगर वो उन ग्रहों के करीब चले जाएं तो, लेकिन सूर्य में भी वो क्षमता नहीं है कि वो राहु को अस्त कर पाए। राहु उल्टा सूर्य देवता पे क्या करते हैं? ग्रहण लगा देते हैं। तो इसलिए भले ही ये छाया ग्रह है लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस जो है ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। और इनसे होने वाली बीमारियां भी जो है वो समझ लीजिए कि बहुत हिडन है, वो जल्दी आपको मालूम ही नहीं चलती। ठीक है, ये क्या है, जैसे छाया ग्रह है ना, मतलब हिडन प्लैनेट, उसी तरीके से क्या है, इनसे होने वाली जो बीमारियां भी जो होती है वो बहुत गुपचुप तरीके से बढ़ती है, बहुत गुप्त रूप से बढ़ती है। और जब भयंकर रूप ले लेती है तब आपको मालूम चलता है कि अच्छा, मैं तो इस बीमारी का शिकार हो गया या फलाना व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो गया, क्योंकि अर्ली स्टेज पर जल्दी मालूम ही नहीं चल पाता। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, राहु कोई भी छोटी मोटी बीमारियां नहीं देता, यानी आज फीवर हुआ कल ठीक हो गया, 2 दिन 3 दिन में ठीक हो गया, ऐसी बीमारियां राहु नहीं देता है। राहु हमेशा लॉन्ग टर्म तक चलने वाली बीमारियां देता है। ठीक है, जो लंबे समय तक चले, जिसका इलाज में बहुत लंबा समय लगे, या कभी कभी ऐसी बीमारियां देता है जो लाइलाज हो, यानी आपके जीवन के साथ ही वो बीमारियां भी खत्म होगी। आप समझ गए मेरे बोलने का मतलब? यानी आप उस बीमारी के साथ ही जी रहे हैं और जब आपका जीवन खत्म होगा तभी आपकी वो बीमारी भी आपके साथ खत्म होगी। तो राहु में कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उस तरीके का ही रोग देता है। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि राहु को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक मंदगामी प्लैनेट माना गया है, यानी बहुत स्लो मूव करने वाला प्लैनेट माना गया है, क्योंकि ये 1.5 साल में यानी 18 महीने में एक राशि से दूसरे राशि में जाता है। ठीक है, राशि परिवर्तन करने में, एक राशि से दूसरी राशि में जाने में राहु देवता को 18 महीने का समय लगता है। इसलिए इनको क्या माना गया? एक स्लो मूविंग प्लैनेट माना गया। और इसलिए स्लो मूविंग प्लैनेट होने की वजह से इससे जो होने वाली जो बीमारियां होती है वो भी क्या होती है? बहुत दिन तक चलती है और कई बार आपके जीवन के साथ ही समाप्त होती है, और कई बार तो लाइलाज होती है। मतलब वही आपके जीवन के साथ समाप्त होने का मतलब ही यही है कि लाइलाज बीमारियां, जब तक आपका जीवन चलेगा तब आप उस बीमारी के साथ जीवित रहेंगे, और जिस दिन जीवन खत्म होगा वो आपके शरीर के साथ वो बीमारी भी खत्म होगा। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती है वो राहु देवता देते हैं। तो चलिए, अब मैं जो मेजर डिजीजेस जो होते हैं, रोग बीमारियां होते हैं राहु की वजह से, मैं उसकी चर्चा आप लोगों के साथ कर दे रहा हूँ। आप हो सके दोस्तों इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ये बेसिक फंडामेंटल है। अगर इसको आप नहीं जानिएगा तो जब इन फ्यूचर जब मैं एडवांस सेक्शन को टच करूंगा तो उस समय आप बिल्कुल
निहत्थे अपने आप को महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कैसे उसको सीखें। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप जब भी मेरे किसी भी एपिसोड को देख रहे हैं तो उससे आगे के सभी एपिसोड को देखते हुए जाइए, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है दोस्तों कि पब्लिक ने ये डिमांड किया कि आज आप इस पे वीडियो बना दो, आज आप उस पे वीडियो बना दो, आज इस चुनाव पे इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे वीडियो बना दो, क्या होगा। नहीं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये स्टेप दर स्टेप ही जाएगी जिससे आप लोग समझ सकें। अदरवाइज ऐसा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं पब्लिक डिमांड पे कोई दूसरा टॉपिक पकड़ लूँ और उससे पीछे का कोई आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। एक तरीके से समझ लीजिए वो तो रट्टा मारना हो जाएगा। तो मैं वैसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने का पक्ष में नहीं हूँ दोस्तों। धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, धीरे धीरे ही समझाऊँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपने इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। राहु से होने वाले रोग और बीमारियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहला दोस्तों गैस प्रॉब्लम, ठीक है, पेट में जो गैस का प्रॉब्लम रहता है। आप जानते हैं कि ये गैस का प्रॉब्लम जो होता है वो जल्दी ठीक होता नहीं है, ये ताउम्र रहता है दोस्तों। गैस का जो प्रॉब्लम है ये ताउम्र, पूरी ज़िंदगी जिसको गैस का प्रॉब्लम है वो कितनी भी दवाइयाँ खा ले, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तो खैर कुछ हद तक कैपेबल है भी गैस प्रॉब्लम को ठीक करने में। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन आप लेते हैं उससे आपको कोई भी बीमारी से परमानेंट छुटकारा नहीं मिलता है, ठीक है, कि हाँ हमेशा के लिए अब ये बीमारी खत्म हो गया। ऐसा छुटकारा आपको एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं मिलता है। वो आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेद जो है वो आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप फैटल जो बड़ी बड़ी बीमारियां होते हैं उसके लिए भी आप आयुर्वेद की शरण में चल जाए। नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई फैटल रोग है, फैटल बीमारी है, तो आप एलोपैथ में जाइए, ठीक है। पहले आपका जीवन है दोस्तों। कई बीमारियां ऐसी होती है जो आपको संभलने का समय नहीं देती, आपके पास समय बहुत कम होता है, तो उस समय आप एलोपैथ के लिए जरूर जाइए, एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए, एलोपैथिक जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं आप उसको जरूर लीजिए। लेकिन जब आपके पास समय हो तब आप आयुर्वेद की शरण में जा सकते हैं। लेकिन फैटल जो रोग होते हैं, फैटल बीमारियां हैं जिससे आपका जीवन जा सकता है, उसके लिए तो आपको सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेनी है, अपने डॉक्टर के सजेशन को ही मानना है। ये सब जो आयुर्वेदिक हो गए, एक्चुअली होता है क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है और आयुर्वेद का जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग टर्म तक रहता है, यानी इसका मेडिसिन आपको बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है। और जीवन हमेशा, मतलब लाइफ में इतना समय हमेशा रहता नहीं है दोस्तों, ठीक है। कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आपके पास 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर रहता है। और अगर वहाँ आप आयुर्वेद मेडिसिन के चक्कर में फंस गए, अगर वहाँ आप सोच लिए कि नहीं मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही जाऊँगा, उसके थ्रू ही जाऊँगा, तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपकी नादानी होगी, आपकी बेवकूफ़ी होगी। उस केस में आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए ही जाना है। और जब आप अच्छे से क्योर हो गए तो अब आप आयुर्वेदिक जो उपचार लेना चाहते हैं लीजिए, ताकि दोबारा से वो बीमारी कम बैक नहीं करे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट को भी फॉलो कीजिए, आयुर्वेदिक के लिए भी जाइए। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों अपने अपने जगह में बहुत रेलिवेंट है, उपयुक्त हैं। ऐसा नहीं है कि एक के चक्कर में आप दूसरे को पूरा दरकिनार कर दें, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, ये आपको साइंस से जोड़ती है, साइंस से अलग नहीं करती है। और एलोपैथिक भी जो है ये साइंस है, मेडिकल साइंस है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे के पूरे दिन दुनिया जहान से अलग हो जाए। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, इसको साइंस की तरह लीजिए और साइंस को भी फॉलो कीजिए। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, राहु से होने वाले रोग और बीमारियों में जो सबसे पहला हो गया दोस्तों वो है गैस का प्रॉब्लम। गैस का प्रॉब्लम आप जानते हैं, एक बार जिसको गैस का प्रॉब्लम हो गया वो ताउम्र पूरी जिंदगी ठीक होता नहीं है, ठीक है, वो हमेशा रहता है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसके साथ व्यक्ति जी सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, फैटल नहीं है। इसलिए गैस के वजह प्रॉब्लम जो है ये जीवन भर चलता है, लेकिन फिर भी आदमी इसको इतने सीरियसली लेते नहीं है, ठीक है। इन सभी केसेस के लिए आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों पागलपन, उन्मादी। देखिए पागल का भी लेवल होता है, पागलपन का एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2। एक पागल होता है जो बिल्कुल शांत है, आराम से बैठा हुआ है, ना बोल रहा है, ना सुन रहा है, ना किसी को कुछ परेशान कर रहा है। और दूसरा पागल होता है जो तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी पे भी हाथ पैर चला दे रहा है, यानी डिस्ट्रक्टिव टाइप का, उसको हम बोलते हैं उन्मादी पागलपन। तो राहु के इफेक्ट से जो अगर राहु अगर कमज़ोर हुआ, राहु का अगर मारक प्रभाव ज़्यादा हुआ तो उन्मादी टाइप का पागलपन हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति उन्मादी हो सकता है, उस स्तर का पागलपन उसमें आ सकता है। अब ये भी आप जानते हैं दोस्तों कि ये सब जो मेंटल डिजीज़ है, उन्मादी पागलपन, ये भी 2 दिन, 4 दिन, महीने, 1.5 महीने में ठीक होने वाली बीमारियां नहीं है। इसका भी ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, 5-5 साल, 10-10 साल, कभी कभी तो ये ठीक ही नहीं होते हैं, परमानेंट पागलपन रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों अत्यधिक बाल झड़ना, ठीक है। आपका जो हेयर फॉल जो होता है
वो भी आपके उसके लिए भी अगर मतलब राहु का मारक है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कम एज में ही यानी 18-19 साल में ही आपका हेयर जो है वो झड़ना चालू हो जाएगा, बाल झड़ने चालू हो जाएंगे, बॉल्डनेस आ जाएगा। ठीक है, आप देखते भी होंगे, बहुत कॉमन होगी आज के समय, बहुत लोगों को आप देखते होंगे, ठीक है, जिनकी बाल बहुत कम उम्र में झड़ जाती है। तो उसके लिए भी रीजनेबल जो है, आई मीन जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं राहु देवता है। नेक्स्ट है दोस्तों नाखूनों का टूटना। ये भी एक सिम्टम्स है, राहु आपके कुंडली में अगर मारक है और अच्छा प्रभाव आई मीन हार्मफुल इफेक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपके नाखून भी टूटते रहेंगे। ठीक है, नाखून लगेगा एकदम सड़ गया है, टूट गया है, उस तरीके का इफेक्ट भी आता है राहु की वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों शक्तिहीनता। देखिए राहु का प्रभाव, अगर लगन भाव पे राहु का इफेक्ट आ गया है, फर्स्ट हाउस पे लगन भाव जो आपका शरीर को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली जो होंगे बहुत वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। आपका जो शरीर जो है वो मजबूत नहीं होगा, ढीला ढाला, जिसको बोलते हैं ना ढीला ढाला तरीके का होगा। आप देखने से ही मालूम चल जाएगा कि बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है। तो राहु की वजह से शक्तिहीनता भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जोड़ों का दर्द। ठीक है, तो देखिए राहु की वजह से जॉइंट पेन भी होता है। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि सूर्य देवता भी हड्डी को ये करते हैं, मतलब हड्डियों में कोई बीमारी होती है तो सूर्य भी उसके कारक होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि शनि भी कारक होते हैं जॉइंट पेन के, और क्योंकि शनि की छाया ग्रह है राहु, तो राहु भी क्या हो जाएंगे, जो भी जॉइंट पेन वगैरह हो रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपके कारक जो हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो राहु देवता भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कुष्ठ रोग। आप जानते हैं कुष्ठ रोग ये जो रोग हो जाती है एक बार, वो भी जल्दी ठीक होती नहीं, लंबे समय तक चलती है, तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो होंगे राहु देवता। नेक्स्ट है दोस्तों मन में उत्पन्न अदृश्य भय। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जब सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मन में कुछ ना कुछ ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। आई मीन कुछ ना कुछ खराब धारणाएं आपके मन में आ रही है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पता नहीं मैं कल जीऊँ ना जीऊँ, कल मेरा क्या हो जाए, कल मेरी नौकरी चल जाएगी। यानी बेवजह का जो डर और भय आपके अंदर आता है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके लिए भी राहु देवता रिस्पॉन्सिबल है। आप समझ गए होंगे मेरा बोलने का मतलब, बेवजह का। ठीक है, जिसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसके बारे में भी सोच के अगर डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल राहु देवता है। ठीक है, कैंसर। देखिए जैसे मैंने बताया ना कि राहु की वजह से कई बीमारियां ऐसी होती है जो बिल्कुल हिडन होती है, मालूम ही नहीं चलता, और जब वो भयंकर और विकराल रूप धारण कर लेती, बड़ा रूप धारण कर लेती, तब मालूम चलती है। तो कैंसर क्या होता है दोस्तों, पहले लगता है एक घाव है, अच्छा ये सिंपल सा लगता है कि हाँ घाव ही है चलिए, लेकिन धीरे धीरे वो घाव बड़ा होने लगता है। जब उसकी जांच होती है, ठीक है, तब मालूम चलता है कि ये एक्चुअली घाव ये कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है और वो 3rd और 4th स्टेज का कैंसर आ चुका है। मतलब आपको मालूम ही नहीं चला कि कब वो घाव कैंसर में बदल गया। तो क्या हुआ, हिडन हो गया, धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद भयंकर रूप धारण कर लिया। और आप जानते हैं कि कैंसर इतनी आसानी से ठीक होता नहीं दोस्तों। अर्ली स्टेजेस में अगर पकड़ा गया तब तो ठीक होने की संभावना रहती भी है, लेकिन कुछ मेजर कैंसर है जो शरीर के कुछ हिस्से में जैसे लंग्स वगैरह में हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज मतलब ये बीमारी जल्दी डिटेक्ट होती नहीं है। जनरली 3rd स्टेज 4th स्टेज तक में मालूम चलता है कि हाँ ये बीमारी आपको है, कैंसर नाम की आपको बीमारी है, तब आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और ऊपर वाले की इच्छा रही तो आप जीवित रहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गई है तो फिर ये आपके जीवन के साथी दोस्तों समाप्त होती है। तो कैंसर के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं आपके राहु देवता है। नेक्स्ट है दोस्तों किडनी में प्रॉब्लम। देखिए जनरली आपको हिचकी वगैरह आते रहती है, मान लीजिए हिकअप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप, हिचकी आ रही है, तो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ खाया होगा, कुछ फंस गया होगा इसलिए हिचकी आ रही है। और हम लोग को तो कल्चर में मतलब हम लोग जैसा बहुत बार बोल देते हैं कि नहीं कोई याद कर रहा होगा इसलिए हिचकी आ रही है। ठीक है, ये हमारा कॉमन मान्यता है, हम लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि जो हिचकी के पीछे भी जो रीज़न होता है वो आपका किडनी होता है। हो सकता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको हिचकी आ रही है। कहीं ना कहीं आप जब पढ़िएगा मेडिकल साइंस में तो आपको मालूम चलेगा कि हिचकी भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके किडनी से रिलेटेड है, यानी किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हिचकी उसका एक सिम्टम्स है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां भी आ सकती है, आपको किडनी से रिलेटेड बीमारियां भी आ सकती हैं। आपको पहले लगेगा कि ये हिचकी है, साधारण है, कुछ नहीं है, लेकिन बाद में जब आप ज़्यादा वो हिचकी रेगुलर इंटरवल पे आना चालू हो जाएगा, जब आपको डॉक्टर बोलेंगे थोड़ा चेकअप के लिए, और जब आप चेकअप कराइएगा तो मालूम चलेगा कि किडनी आपका कहीं ना कहीं डैमेज हो गया 50-60%। तो ये ऐसी बीमारियाँ भी जो है हिडन वो राहु देवता देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्पदंश। देखिए सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से, या जितने भी कीड़े मकोड़े जो विषैले होते हैं उनके काटने से भी जो मृत्यु हो जाती है या जो रोग हो जाता है, या मतलब बोल सकते हैं कि सर्पदंश और बिच्छू के दंश और
विषैले कीड़े का जो काटना के पीछे का भी जो रीज़न है, जो कारक है, वो आपके राहु देवता है। राहु देवता की वजह से ही सर्प दंश, बिच्छू का दंश या विषैले कीड़ों वगैरह का दंश आपको, डंस जो उनका जो ये है डंस जिसको बोलते हैं आप, वो आपको लगता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आपको बता दिया, ये मेजर बीमारियां हैं जो काफ़ी आपको दिखती है अपने आसपास। इस और भी छोटी मोटी बीमारियां होगी, लेकिन जो मेजर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, राहु और देवता, राहु आप जानते हैं कि हिडन प्लैनेट है, तो इनको तो कुंडली में, अब जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि चूंकि राहु हिडन प्लैनेट है, छाया ग्रह है, तो इनको कुंडली में कोई घर मिला हुआ होता नहीं है, किसी भी भाव के स्वामी होते नहीं है। ठीक है, राहु कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी नहीं होते हैं और ना ही किसी राशि के स्वामी होते हैं। तो इसी प्रकार राहु को जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें से किसी भी तत्व का पे इनका अधिकार नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों में किसी भी तत्व पे इनका अधिकार नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि ये छाया ग्रह है और इनका कोई भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो आयुर्वेद में जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनमें भी इनका जो है, इनका नेचर किसी से मिलता नहीं है। आई मीन इनको वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से किसी भी दोष की प्रधानता या किसी भी दोष की संज्ञा इनको नहीं मिली है। ठीक है, जैसे और सभी ग्रहों को मिली है, राहु को किसी भी दोष की संज्ञा नहीं मिली कि हाँ राहु वात से रिलेटेड वात कारक है, तो या राहु पित्त कारक है, या राहु कफ कारक है। ऐसा नहीं है। राहु को किसी भी एक वात, पित्त और कफ, तीनों में से किसी भी एक दोष पे अधिकार नहीं है, दोष की संज्ञा इनको नहीं मिली है। ठीक है, तो यही था दोस्तों राहु से रिलेटेड जो रोग और बीमारियां हैं उसके बारे में जो बेसिक जानकारी। मैं एक बार इसको आप लोगों के सामने फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इससे होती है। शॉर्टकट में गैस प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जो कभी ठीक नहीं होती। पागलपन, उन्मादी यानी तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति, उस तरह का पागलपन जो डिस्ट्रक्टिव काम करे। नेक्स्ट हो गया दोस्तों अत्यधिक बाल झड़ना, जो इसके सिम्टम्स हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु खराब है। नाखूनों का टूटना, ये भी एक तरीके से सिम्टम्स है कि आपकी कुंडली में राहु खराब है। नेक्स्ट शक्तिहीनता, यानी आपकी जो बिल्ड है बिल्कुल कमजोर, मसल्स ढीले ढाले। ठीक है, शक्तिहीनता जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जॉइंट पेन, यानी जोड़ों का दर्द, उसके लिए भी राहु रिस्पॉन्सिबल है अगर राहु आपकी कुंडली में मारक है तो। नेक्स्ट है दोस्तों कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग भी के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो राहु देवता है। और जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन और कुष्ठ रोग, ये भी जानते हैं कि बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है, जल्दी ठीक नहीं होती है सब। नेक्स्ट है दोस्तों मन में उत्पन्न अदृश्य भय, यानी बिना वजह का जो सोच रहा है और डर रहा है कि हाँ फलाना चीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी चीज़ जो होता है वो राहु उसके कारक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैंसर, कैंसर आप जैसा मैंने बता दिया कि हिडन अंदर एक छोटा सा घाव रखता है, आपको लगता है कि हाँ घाव है, बड़ी चीज़ नहीं, आप इसको इग्नोर करते हैं और एक समय के बाद जब वही घाव बड़ा रूप लेकर के कैंसर बन जाता है, यानी कहीं ना कहीं हिडन तरीके से छुप छुप के बढ़ता है, तो उसके लिए भी रीजनेबल जो है, आई मीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो कैंसर है। नेक्स्ट दोस्तों किडनी में प्रॉब्लम, किडनी में भी शुरुआत में मान लीजिए आपको हिचकी आती है, आपको लगता नहीं कुछ खाना पीना कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए हिचकी आ रही है, या कुछ खाना फंस गया होगा जिसकी वजह से हिचकी आ रही है, लेकिन बाद में जब ये हिचकी रेगुलर होती है, कंटिन्यूस होती है, और जब आप डॉक्टर के बोलने पर चेकअप कराते हैं, तब मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं आपके किडनी में प्रॉब्लम है, आपका किडनी 50-60% डैमेज हो चुका है। तो उसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो राहु देवता। क्यों? क्योंकि ये सब हिडन, गुप्त रूप से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्पदंश, जितने भी तरीके के जो दंश होते हैं, विषैले कीड़ों के या सांप के या बिच्छू के, उन सबों का जो दंश जो होता है, जो दंश आपको लगता है, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो राहु देवता है। राहु देवता के ही मारक प्रभाव में आने से, पाप प्रभाव देने की वजह से इस तरीके का, यानी सर्पदंश, बिच्छू का दंश या विषैले कीटों का दंश आपको लगता है। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों कि आज का जो एपिसोड है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा एपिसोड आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं या जो पूछते हैं कि मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं कुंडली कंसल्टेशन के लिए, कुंडली हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए। तो आप बहुत सिंपल है दोस्तों, मेरे वीडियो में आप देखते होंगे, मेरे वीडियो में जो टॉप पे कॉर्नर में मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको शो करता है, आप उस नंबर पे मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।